कीजिएगा। आपको आवाज, स्क्रीन, वीडियो वगैरह सब क्लियर है? चलिए ठीक है, दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा देखिए, अब हम जो ये वाला जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसका बेसिकली मेरा पर्पस पता है क्या है? इसका पर्पस ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ एक दो कुछ आप लोग की रिक्वायर्ड थे कि सर ये वाले सवाल भी करा दे, वो भी करा दे, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला इसको कवर अप करके चलूंगा, जिसमें गोइंग कंसर्न है और ये क्या चीज़ है। अब देखिए, अभी के लिए जो जैसा भी हम हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट किया हुआ है अभी, जिसको अभी हम आज की डेट में जरा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और या तो उसके आंसर्स या कुछ चीजें टाइप करके, ताकि कुछ चीजें देखिए, मैं जो क्वेश्चन वगैरह कभी निकालता हूँ ना इसमें ट्रिपल ए के अंदर, तो उसमें मोस्टली होता है कि यार इसके अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है ना, वो मोस्टली हमारे साथ डिस्कस्ड हो जाए, मोस्टली हमारे साथ बेटा क्या हो जाए, डिस्कस्ड हो जाए। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा आप लोग का ये कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नजर आ रही होगी। तो अभी अगर हम इस सवाल को देखते हैं, और उस सवाल के बाद जो है हमारे पास उस सवाल को भी हम लोग देखते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास जो भी चीज हमारे पास बनेगी, देन वी विल हैव टू डिस्कस इट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आपके पास, आप इधर आ जाए, देयर इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, राइडर ग्रुप। बेटा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स द राइडर ग्रुप। इस पे आ जाए बेटा, देखो राइडर ग्रुप आपके पास एक क्वेश्चन है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, अगेन जो भी ईमेल टोन में आपके पास बातचीत चल रही है। देखो बेटा 21 मार्क्स, 21 मार्क्स में आपके पास क्या है, evaluate and prioritize evaluate and prioritize the significant audit risk to be considered in planning the group audit for the financial year ended 30th September 20x5. Given the planned group restructuring, you should evaluate audit risk relating to the disclosure issues at this stage in the audit planning. आपसे कह रहा है you should evaluate। देखिए, हम सारे स्टूडेंट जानते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर आपके पास ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन है, प्रोसीजर्स है, एथिक्स है, वगैरह वगैरह। तो अब आपने सिस्टम में क्या रखना है कि इवैल्यूएट करना है और प्रायोरिटाइज करना है सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क को गिवन द प्लानिंग। 21 मार्क्स। देन 24 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए आइडेंटिफाई एडिशनल इंफॉर्मेशन विच शुड बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द मैनेजमेंट। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज दिस, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर बेटा आपके पास प्रोसीजर्स है, और फिर आपके पास इसमें एथिक्स है। कुल मिलाकर बेटा आपके पास 50 नंबर है। और सब लोग जानते हैं कि भाई प्रोफेशनल मार्क्स कैसे लिख रहे हैं। मैंने आपको रेगुलर क्लास में तमाम चीजें बताई हुई थी प्रोफेशनल मार्क्स से रिलेटेड। सो अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क, एंड देन नाउ रीड दिस क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी। सारे स्टूडेंट्स बेटा इस क्वेश्चन को किट ओपन कीजिएगा, और इस क्वेश्चन को सारे बच्चे जरा रीड करो, स्टार्ट करो। अच्छा जी, देखिए ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक स्टूडेंट ने अभी सवाल यहाँ पर रेस किया है कि सर अगर सवाल में मेंशन नहीं हुए, नया क्लाइंट है, पुराना क्लाइंट है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? तो बेटा आप इसको कोल्डली अज्यूम करोगे। नंबर 2, अगर तो सवाल में ये चीज़ नहीं मेंशन है
कि आपने मटीरियलिटी की क्या बेंचमार्क परसेंटेज लेनी है, तो आपकी मर्जी है, जैसा भी लेके चले, क्योंकि बेटा मटीरियलिटी वैसे भी इटसेल्फ एक जजमेंटल मैटर है। अब क्या लिखा देखो, इट इज 1 जुलाई एंड यू आर अ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बात करते हैं, एक्सक्यूज मी, यू आर अ मैनेजर, ऑडिट मैनेजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्क्वायर एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, रेडर ग्रुप में, which has a financial year ended this. The group, a listed entity, operates in hospitality sector, running restaurant, coffee shop and hotels. फिर नीचे क्या लिखा हुआ है इसमें आपके पास, Square company audits the group consolidated financial statements and the individual financial statements. All companies in the group use IFRS as their financial reporting framework. You are provided with the following exhibits. बेटा ये एग्जिबिट्स दी हुई हैं। अच्छा, एक चीज आपको पता है ना कि जो आपका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म होता है उसके अंदर किस किस्म की चीजें आ जाती हैं। तो अभी हम एक काम ये करते हैं, पहले सवाल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको वो एग्जाम विंडो भी ओपन करके दिखा दूं। अच्छा, उसमें मैंने आपको एक छोटी सी चीज बतानी है, व्हाट यू आर सपोज टू डू ओवर देयर। आपको वहां पर जो उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, वो आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। उनको आप अटेम्प्ट करें, वहां पे आंसर भी होता है, मैं थोड़ी देर में वो आपको दिखा देता हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ पर अलग अलग एग्जिबिट दी हुई है, रिक्वायर्ड रिस्पॉन्ड टू द ईमेल। अच्छा जी, लिखा है टू ऑडिट पार्टनर from MO Iqbal Group Partner, Group Audit Planning. Hello, you need to start the planning for reader group, and to help with this, I have provided you with some relevant information. I met with the group finance director yesterday to discuss the number of matters, including some recent business developments. I also spoke with the representative of the group audit committee regarding the several issues. Based on the analysis I have done on this industry, it is appropriate for overall materiality to be based on profitability. बेटा मोस्टली ना ये आपके पास मेंशन होता है, अगर इन केस आपके पास मेंशन नहीं है तो बेटा यू कैन यूज योर प्रॉफिटेबिलिटी, यू कैन यूज योर टोटल एसेट, आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूं, फिर भी प्रॉफिट ले लेना, क्योंकि अमूमन अमूमन जो मटेरियलिटी हम निकालते हैं वो इन्वेस्टर्स को जहन में रखते हुए निकालते हैं। तो ये आपने जो है ना इसको लाजमी चीजों को अज्यूम करते हुए चलना है। फिर आगे बढ़ो बेटा, क्या लिखा बस ठीक है। Exhibit number 2, background information about the group. The Raider Group is one of the country's leading hospitality providers. Over the last 15 years, the group has grown steadily and has a range of successful hospitality brands, each brand being operated by a separate, wholly owned subsidiary of the group. The group is planning some restructuring, which is discussed in the notes from the client meeting. The group structure shown below, group structure दिया हुआ है बेटा। रेडर ग्रुप है, मंडे कॉफी, प्रिमल बर्गर्स और इंस्पायरल होटल्स। Information about each of the group companies is given below. Raider is a parent company, ठीक है, हमें दिख रही है Raider एक parent company of the group, a listed company which does not trade and holds shares in the subsidiary company. Monday Coffee operates one of the leading coffee shop chain in the country under the Monday brand. It enjoys a strong market share and operates more than 1,200 shops across the country. Primal Burgers, 150 fast food restaurant. In the recent years, revenue from the has declined, but it provides approximately 30% of the group revenue. जो रेवेन्यू है वो प्राइमल बर्गर्स का नीचे गिरा है, प्राइमल बर्गर्स का जो रेवेन्यू वो नीचे गिरा हुआ है। यहाँ पर बेटा हम लोग देखते हैं ऑडिटर्स क्या चीज है जिसमें 30% ऑफ द ग्रुप रेवेन्यू आपके पास। Inspiral Hotel is a successful hotel which over 75 hotels across the country. The group acquired Inspiral Hotels 3 years ago as part of the growth strategy based on the diversification. Notes, group restructuring. ये जरा सबसे पहले आप पढ़िएगा प्लीज, ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग। ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग को जरा पढ़िएगा प्लीज। जी रावी बेटा, थोड़ी देर में नमाज ब्रेक ले लेते हैं, अभी अजान हुई, बस थोड़ा सा इसको रीड आउट करके ना नमाज ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद।
चले जी, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है द ग्रुप इज रिस्ट्रक्चरिंग एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ इन द रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एज पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी द ग्रुप इज इन्वेस्टिंग 48 million in a newly formed company, paper company representing 50%. The remaining 50% shareholding is owned by Smithco, a property development company. The contract behind this is the develop 6 new hotels और ये जो भी and took place in अगस्त 2005। अब एक पॉइंट जरा नोटिस में लेकर आइएगा, हमारी जो कंपनी है उसका बेटा ईयर एंड कब है? 30 सितंबर 2005। और ये जो चीजें होनी है ये कब होनी है आपके पास? इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू टेक प्लेस इन अगस्त 2005। बेटा ये IAS 10 के हिसाब से, ये आपके पास IAS 10 के हिसाब से एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये जरा नोटिस कर लीजिएगा। IAS 10 के हिसाब से क्या जी? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। Partly to provide some of the finance needed for restructuring and partly because of its declining revenue, the group is planning to dispose of Primal Burgers Company. बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास IFRS 5, एक सब्सिडी को बेच रहे हैं ना ये लोग, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आ जाएंगे इसमें। The board approved this disposal in March 2005. Vendor due diligence has been carried out by Usmani and Company, a firm of जो भी है, independent review। अच्छा, IFRS 5 के अंदर ना आपको पता है वेरियस रिस्क आ सकते हैं, क्योंकि जब IFRS 5 होता है ना तो फिर आप IAS 16 को कंटिन्यू नहीं करते हो, लेकिन आपको फर्दर इंपेयरमेंट टेस्टिंग चेक करनी चाहिए। हो सकता है वो ना चेक की हो सकता है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल को आपने वो ना किया हो, क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यू ना लेकर गए हो। इट क्वाइट बी पॉसिबल। IAS 10 नॉन एडजस्टिंग इवेंट, IFRS 5 है आपके पास। फिर उसके बाद बेटा आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट। एट टुडेज डेट, क्योंकि ये क्या नाम है आपका इब्राहिम, ये जो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है ना ये बाद में ही हो रही है, रिस्ट्रक्चरिंग अभी नहीं कर रहे, बाद में कर रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग अभी नहीं कर रहे ना, बाद में कर रहे हैं लोग। अच्छा आगे से देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ एक मिनट क्या नाम है तुम्हारे फ्रेंड, एक मिनट। उसामियन कंपनी कंडक्टेड इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन और टुडेज several potential buyers have expressed an interest in group disposal will take place just after the financial year end। फिर आगे बढ़े देखो क्या लिखा हुआ है। ड्यू टू द सक्सेस ऑफ इंस्पायरल होटल ब्रांड्स, द ग्रुप प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स होटल ऑफरिंग अ टारगेट कंपनी एक्विजिशन। द ग्रुप एम टू एक्वायर वैलेंटाइन कंपनी which operates the successful Valentine hotel chain. Negotiations are underway and it is likely that acquisition will go ahead in the first quarter of the next financial year. The purchase price has yet to be agreed, but it is likely to be around 100 million. Due diligence ठीक है बेटा। ये जो भी यार, आप जरा मंडे कॉफी शॉप के बारे में जरा पढ़े प्लीज। बेटा मंडे कॉफी शॉप के बारे में जरा पढ़ेंगे प्लीज, मंडे कॉफी शॉप।
नहीं, IFRS 3 अभी नहीं लगेगा इसमें, उसकी वजह है ना वैलेंटाइन कंपनी में। बेटा उसमें IFRS 3 नहीं लगेगा, अभी आपने खरीदी थोड़ी, अभी तो खरीदने का सिर्फ वो प्रपोजल हुआ है। अच्छा वैसे पता है कि ओरिजिनल सवाल में और इस सवाल में याद है, एक दफा हमने एक सवाल किया था स्नाइप कंपनी का, वो डेट्स में कुछ गड़बड़ आई थी, वो सही करवाई थी। तो इस सवाल में वैसे थोड़ी डेट्स में कुछ गड़बड़ है, तो वो ईयर एंड के बाद ही है इब्राहिम, जो आप पूछ रहे थे ना, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, देखो बेटा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मंडे कॉफी शॉप के ऊपर जरा बात करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द ग्रुप हैज प्रीवियसली ट्रायल्ड 20 drive through coffee shops situated on the busy roads which offer customers the convenience of purchasing coffee without leaving their chairs. This year group opened 50 new drive through the coffee shop, open 24 hours 7 days जो भी है. The associated capital expenditure was 43 million, which according to the group finance director includes the cost of construction of the coffee shop. और ये कोई the group accounting policies to depreciate the property over the next year 20 years and a full year worth depreciation charge in the year. According to the group finance director, the new drive-through coffee shop projected almost increasing the revenue from the Monday. His commitment is based on the produce. His commitment based on the data produced from the management information system, which separately records revenue generated, so that management can assess the performance to determine. अच्छा आपने एक चीज क्या बोली थी, पेपर वाली कौन सी चीज आ गई है? इब्राहिम ये पेपर कंपनी वाला पॉइंट कहा था, इब्राहिम पेपर कंपनी वाला पॉइंट कहा बोले थे आप? कौन से पैराग्राफ में, मतलब अच्छा ये पेपर कंपनी वाला, ठीक है, ये दिस वन, ओके। बेटा इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें पहली बात तो ये चीज लिखी हुई है, अच्छा बेटा इस सवाल में ना थोड़ी डेट्स का मसला है, आप इसको अगस्त नहीं, आप इसको सितंबर है ना, आप इसको अक्टूबर ही तस्वुर करना, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि वहां पर एक थोड़ा सा डेट्स का कुछ इशू है, आफ्टर द ईयर एंड है। अच्छा इन्वेस्टमेंट इन पेपर कंपनी इज लाइकली टू बी, बेटा ये चेक करो कर क्या रहे हैं, द ग्रुप इन्वेस्टमेंट 48 million in a newly formed company paper representing 50% of share capital of the company, the remaining 50% स्मिथ का है। तो पेपर आपके लिए बेटा वो बन जाएगी जेवी, ज्वाइंट वेंचर, IFRS 11, बेहतरीन बेटा, IFRS 11 आपके पास ये चीज बन जाएगी ज्वाइंट वेंचर की। जरा नोटिस कर लीजिएगा बेटा इसको। अच्छा ये आपने बड़ा बेटा, अब इसके बाद जरा गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर आ जाओ, नीचे आपके पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी हुई है और फिर उसके बाद क्वेश्चन खत्म होता है। ये सारी चीजें तो अभी हमने नहीं पढ़नी, सिर्फ ये जरा गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में पढ़िएगा प्लीज। गवर्नमेंट ग्रांट, मैं रीड कर लेता हूँ थोड़ा सा, तुम्हें टाइम का ख्याल रखना, नमाज पढ़ के भी हमने फौरन आना है फिर। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ग्रांट टू ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कमिट्स टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। Grants are also available to organization to promote benefits to recycle. In January, Ryder received a grant of 20 million. The only condition attached to the grant is that half of the amount must be used to upgrade the existing assets. But a conditional grant to make them more environmentally friendly. None of the amount received has yet been spent, but it is planned that it will be used to finance capital expenditure
The other half of the grant will use to fund the advertisement campaign. बेटा यहाँ पर तो आपके पास सीधा सीधा नजर आ रहा है IS-20 वाला गवर्नमेंट ग्रांट। वो क्या कहते हैं आपके पास कि जो कंडीशनल ग्रांट है दैट शुड बी स्प्रेड, और जो अनकंडीशनल है वो इनकम के तौर पे आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए। रिस्क क्या है आपके पास? रिस्क आपके पास ये चीज है। अच्छा बेटा, ये जो मंडे कॉफी शॉप है ना, इस पे मैंने इतनी बात नहीं की है सिवाय रीडिंग के, क्योंकि बेटा इसके अंदर लगेगा IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट। ब्रेक के बाद आके मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने फिलहाल इसके ऊपर बात नहीं की है। सो डोंट थिंक बेटा ये हुआ है, ये सिर्फ मैंने रीड किया हुआ। ये है क्या चीज इसके ऊपर, सर मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसकी वजह पता है कि एक की टर्म है विद सेपरेटली रिकॉर्ड्स रेवेन्यू फ्रॉम द ड्राइव थ्रू कॉफी शॉप। ये IFRS जो है ना, वो क्या नाम है ऑपरेटिंग सेगमेंट का, कौन सा IFRS 8, तो उसके ऊपर ये बात आ रही है, सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात है ना, तो इसमें आ रही है। सो इसको जरा होल्ड पे रखना, इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। बेटा यहाँ पर आपके पास अकॉर्डिंग टू द ग्रुप फाइनेंस डायरेक्टर द फुल 20 मिलियन इंक्लूडेड विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये देखो पूरा का पूरा 20 मिलियन उसने चार्ज कर दिया। तो बेटा ये लाइबिलिटी होनी चाहिए थी, CL एंड CL में स्प्लिट डाउन होना चाहिए था। इसने पूरा का पूरा प्रॉफिट में चार्ज कर दिया, प्रॉफिट में ऐड कर दिया, इंक्लूड कर दिया। ये चीज गलत है। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट पता है क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जब भी हम कभी कोई केस कर रहे होंगे ना, तो हमें सबसे पहली बात आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि इस कंसर्न में IS कौन सा लग रहा है, ISS कौन सा लग रहा है, IFRS कौन सा लग रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये चीजें हमारे पास नजर आनी चाहिए। ठीक है बेटा, अभी हम एक काम ये करते हैं, नमाज पढ़ के आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आगे हम इसको रिज्यूम बैक करते हैं। ठीक है ना, 7 में 10 कम है, 7, 5 या 10 तक जो है ना हम लोग इसको रिज्यूम कर दे, बस मगरिब की नमाज पढ़े, फिर हम लोग रिज्यूम बैक करते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट नहीं करना बस। जी, कैन यू प्लीज कंफर्म यू ऑल आर हियर? कैन यू पीपल प्लीज कंफर्म मी दैट यू ऑल आर हियर? जी स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके। अच्छा जी, देखो बेटा, अब इस सवाल के ऊपर हम रिज्यूम बैक कर रहे हैं, और जरा देखिएगा एक्सक्यूज मी, ये गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर बात की थी। प्लीज जरा इस प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जरा देखिएगा। सिलेक्टेड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, एक्चुअल सितंबर, एक्चुअल सितंबर, प्रोजेक्टेड टू 30 सितंबर, प्रोजेक्टेड टू 30 सितंबर, जरा देखिएगा प्लीज इसमें। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, क्या नाम है इसका, राइडर ग्रुप 6 बजे क्लास में हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया था, राइडर ग्रुप, और इसके ऊपर अभी हम बात करने जा रहे हैं। प्लीज ये जरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को जरा देख लीजिएगा प्लीज।
एसेट का एक्चुअल एसेट, रेवेन्यू रेवेन्यू, फाइनेंशियल एनालिसिस को जरा देखिएगा बेटा। चलिए जी बेटा, ये आपने फाइनेंशियल एनालिसिस देखी, लिखा हुआ है द टोटल डेटा अबव इज बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और सेगमेंटल रिपोर्टिंग डिस्क्लोज इन द नोट्स, अदर इंफॉर्मेशन जो भी है बेटा, फिर उसके बाद बाकी की बातें बाद में होती है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, मैं बेटा आपके सामने जो है ना एक और एग्जाम किट मुझे ओपन करनी पड़ेगी। राइडर ग्रुप है ना ये, बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और मैं बेटा इसका जो है ना आंसर ओपन करने जा रहा हूँ। प्लीज सारे बच्चे प्लीज ओपन द आंसर। इट्स क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहला पॉइंट देखिए, वी हैव टू डिस्कस वेरियस थिंग्स, ओके। चले जी, मैं इसका आंसर जो है ना बेटा ये ओपन कर रहा हूँ। ये रहा, ये देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज रीडर ग्रुप। देखिए सबसे पहला पॉइंट, इसमें क्या लिखा हुआ है रीडर ग्रुप के अंदर, इट इज रिटन दैट ब्रीफिंग नोट्स, इसमें लिखा हुआ है 2। अच्छा बेटा, इसमें क्या लिखा, टू एमओ इकबाल ऑडिट पार्टनर और फ्रॉम द ऑडिट मैनेजर। जाहिर सी बात है बेटा, हम लोग ऑडिट मैनेजर हैं। इसमें लिखा हुआ है आपके पास ऑडिट प्लानिंग, राइट। ये जो फॉर्मेटिंग है, आपको मैं काफी दिनों से हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग है बेटा, दिस इज द फॉर्मेटिंग विच वर्थ 4 मार्क्स, ठीक है। इसके आपके पास 4 नंबर है। फिर लिखा हुआ बेटा ऑडिट प्लानिंग इन रिलेशन टू द राइडर ग्रुप, इंट्रोडक्शन। इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, these briefing notes have been prepared to assist in planning the audit of Raider Group. The notes begin with an evaluation of the audit risk. अब आप एक चीज नोटिस करें, जो भी आपके पास बेटा रिक्वायरमेंट्स होती है, 4 रिक्वायरमेंट्स है इसमें। पहले तो ऑडिट रिस्क की है, नंबर 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन, नंबर 3 ऑडिट प्रोसीजर और नंबर 4 आपके पास एथिक्स। तो इन इंट्रोडक्शन का आपने अच्छी टोन में, अच्छे लहजे में आपने जो है इसका आंसर फ्रेम करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, these briefing notes have been prepared to assist in planning the audit of Raider Group. The notes begin with an evaluation of an audit risk which should be considered in planning the audit. The notes then identify and explain the additional information required. The notes also includes
ऑडिट प्रोसीजर, जिस जिस चीज के ऊपर आपने ऑडिट प्रोसीजर देने हैं उनका आपने यहाँ पर रेफरेंस देना है। फाइनली द नोट्स डिस्कस एथिकल मैटर, और ये जो भी है इवैल्यूएशन ऑफ। सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने क्या बताया था बेटा, देखो आपने मटीरियलिटी की हेडिंग डालनी है और आपने इसके बारे में बात करनी है, और सिंपल आपने 4 से 5 पॉइंट से बताने की जो मटीरियलिटी लेवल है ये हम इनिशियल मटीरियलिटी निकालते हैं और बेस्ड ऑन द रिस्क अगर हमें लगता है कि ज्यादा है तो मटीरियलिटी रिवाइज होनी चाहिए। और चूंकि जैसा कि आपकी ख्वाहिश है कि प्रॉफिट के ऊपर निकालनी है, अब देखो 5 से 10% प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो जो मिलती है 1 से 2 मिलियन, तो प्रीलिमिनरी हमने 1.5 ले ली, दरमियानी ले ली, एवरेज ले लिया, दोनों का क्या ले लिया, एवरेज। क्यों ले लिया, क्योंकि ये पता नहीं एग्जिस्टिंग क्लाइंट है इस वजह से। अगर नया क्लाइंट है तो कम थ्रेशोल्ड लगते हैं, पुराना क्लाइंट है एवरेज ले लो, और अगर बहुत ज्यादा पुराना क्लाइंट है 5-6 साल तो फिर आप 2 मिलियन के करीब करीब ले लेना जो भी है। तो बेटा यहाँ पर हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया है। अब सवाल ये कि अगर मोस्टली तो सवाल में गिवन होता है कि मटीरियलिटी आपको किससे निकालनी है, तो बेटा जब आप ये मटीरियलिटी निकालो अगर कुछ भी गिवन नहीं है चेक इट फ्रॉम द प्रॉफिट, वेरी सिंपल, प्रॉफिट से ले लेना। अच्छा, this is an existing line and no significant control issue have been noted at the planning stage or in the previous audits. However, due to the group restructuring that is taking place, audit risk is deemed higher than previous year. यहाँ पर ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले सालों में ये मामलात नहीं थे, इस साल ये मामलात हैं। Therefore, preliminary amount 1.5 million सेट कर लिया appropriately, दरमियाना ले लिया, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। This materiality may need to be revisited during the audit if information और टेस्टिंग और जो भी है। बेटा यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो कहानी नजर आ गई यहाँ पर। अब इधर आ जाओ बेटा, सबसे पहला पॉइंट मटीरियलिटी तो आपने निकाल ली है। ये देखो बेटा इसमें क्या लिखा है, प्लान डिस्पोजल ऑफ प्रिलिमिनरी एंड एक्विजिशन ऑफ वैलेंटाइन इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। इतनी लंबी चौड़ी हेडिंग नहीं, नॉर्मल से आपने डेट लगानी है बेटा, नॉर्मल से आपने हेडिंग लगानी है, डेट वगैरह लिखे ना लिखे कुछ भी है। सबसे पहला पॉइंट बेटा, ये ग्रुप एक कंपनी को परचेस करने जा रहे हैं और एक को बेचने जा रहे हैं, दोनों ईयर एंड के बाद है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अब आप एक चीज जरा बेटा नोटिस में लेकर आइएगा, हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर फिनिश होता है। सबसे पहला पॉइंट बेटा, आंसर को लिखने का अंदाज, प्रोफेशनल नंबर जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, आप ये बात जानते हैं, प्रोफेशनल मार्क्स आर एम्बेडेड। तो बेटा इसमें क्या लिखा है, द ग्रुप इज प्लानिंग सिग्निफिकेंट रीस्ट्रक्चरिंग, द डिस्पोजल ऑफ प्राइमल बर्गर्स is planned to take place shortly after the year end and the disposal will have a material impact क्योंकि प्रीमियर बर्गर्स अकाउंट फॉर इतना परसेंट ऑफ द ग्रुप टोटल एसेट और इतना ग्रुप परसेंट रेवेन्यू। बेटा ये आपको निकालना है, वो वहां से आपने फाइनेंशियल डाटा से निकाला है। द एक्विजिशन ऑफ वैलेंटाइन विच इज प्लान टू टेक प्लेस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल, वो भी मटीरियल है। बोथ इवेंट्स विल फॉल अंडर द स्कोप ऑफ IAS 10 and meet the definition of a non-adjusting event. बेटा सवाल में कुछ डेट्स का मसला था तो आप उसको नेक्स्ट ईयर ही लिख लेना। IAS 10 requires that non-adjusting event should be disclosed if they are of such importance that non-disclosure would affect the ability of users to make a proper evaluation and the decisions. सबसे पहला पॉइंट तो बेटा ये। अच्छा यहाँ पर आपने इस चीज को ना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैटर लिखा, आपने क्यों लिखा बेटा ये मटीरियल है, आपने मटीरियलिटी की दलील दी, जस्टिफिकेशन दी आपने कि बेटा ये मटीरियल मैटर है, व्हाटएवर जो भी मैटर है, आपने मटीरियलिटी कैलकुलेट करके बताया। इधर आपको नंबर मिलेंगे प्रोफेशनल भी और टेक्निकल नंबर भी, IAS 10 के स्कोप में फॉल किया। द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर इज द नेचर ऑफ इवेंट्स एंड एन एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट्स और अ स्टेटमेंट दैट रीजनेबल एस्टिमेट द ऑडिट रिस्क इज दैट इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट डिस्क्लोजर। बेटा जब एक चीज का डिस्क्लोजर होना चाहिए तो रिस्क क्या है, क्या आपने उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया, इट्स वेरी सिंपल, relating to the acquisition and disposal is provided in the notes to the financial statements. बेटा डिस्पोजल ऑफ प्रीमियल बर्गर्स, बेटा यहाँ तक जहां तक मुझे याद है मैंने आप लोगों के रजिस्टर में स्नाइप कंपनी था, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, IFRS 5 जो है ना उसके बारे में हमने बात कर ली थी, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये कहता है कि once certain conditions are met, disposal group of assets should be classified as held for sale. Conditions ये रही बेटा, कंडीशंस ये रही। अब आप एक चीज जरा नोटिस कीजिएगा, एक मिनट बेटा, मैनेजमेंट की कमिटमेंट टू प्लान द सेल, टू प्लान एंड टू सेल एज इट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज, इमीडिएट सेल, एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट बायर इज इनिशिएटेड, द सेल इज हाईली प्रोबेबल एज इट इज एक्टिवली मार्केटेड, और एक्शंस, और ये बेटा अनलाइकली दैट प्लान विल बी विथड्रॉन। सिंपल सी बात ये है।
वेरी गुड शोएब, आपने एक पॉइंट बेटा जबरदस्त बेहतरीन लिखा है। देखो एक और पता है क्या रिस्क शोएब ने यहाँ पर जनरेट किया है कि मैंने अपनी एक सब्सिडरी बेचनी है, तो हम हो सकता है कि मैं अपनी उस सब्सिडरी को उसके रिजल्ट्स ओवर स्टेट करके दिखा दूं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मुझे अभी कोई एसेट्स बेचने होंगे तो मैं उसको ओवर स्टेट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा बेटा ये तो मैंने सबसे पहला पॉइंट IFRS की पूरी कंडीशन दी। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं बेटा, क्या नोटिस कर रहे हैं कि सवाल में आपको ISS की कंडीशंस लिखना जरूरी है। जी एग्जैक्टली राबिया, वो मैनेजमेंट बल्कि है भी इस आंसर में, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये रहा पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट मैनिपुलेशन, इसके ऊपर आते हैं बाद में। बेटा सबसे पहला पॉइंट तो आपने IFRS 5 को बताना जरूरी है, और क्या बताना है IFRS 5 के जरिए में, आपने बताना है बेटा कि यहाँ पर ये नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, assuming that conditions are met, which seems likely given that board approved the sale in March and that potential purchasers have already expressed an interest, the assets should be reclassified as held for sale and measured at lower of carrying amount and fair value less cost to sell. ये जो लफ्ज है ना measured, ये jargon word है कि asset should be measured. The asset should not be depreciated after the classification. बेटा पूरा IS बता दिया इसने। यहां पर एक चीज आई है, impairment is measured and recognized. ये देखिए बेटा ये पॉइंट जरा पढ़िएगा। The asset should not be depreciated. IFRS 5 also requires that immediately prior to classifying an assets as held for sale, impairment is measured and recognized in accordance with the applicable standard. पढ़ो बेटा जरा ऐसे नहीं। ये क्या लिखा हुआ इन्होंने, पूरा का पूरा IS लिख दिया है, मतलब IS की जो मेन जो टर्मिनोलॉजीज है वो इन्होंने उठा के यहाँ पर लिख दिया, राइट। Several audit risk arises. First, also risk, also an audit risk. एक मिनट वेट करना। ये भी रिस्क, इतने सारे इन्होंने ऑडिट रिस्क लिख दिए हैं रिलेटेड टू IFRS 5। बेटा जरा गौर से सुने, पहला रिस्क आपने इसको रिक्लासिफाई नहीं किया, करंट एसेट पर लेकर ही नहीं आए। अच्छा बेटा ये एसेट पहुंचना किसके ऊपर है, बेहतरीन बड़ों वाला रिस्क हो जाएगा कि ये अमाउंट ही सही नहीं है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हो सकता है बेटा ये IFRS 13 के लाइन नहीं हो, नेट बुक वैल्यू बेटा मैनिपुलेटेड हो सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, एसेट्स आर पॉसिबली ओवर वैल्यूड इफ एन इंपेयरमेंट रिव्यू हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड। अच्छा इंपेयरमेंट रिव्यू नहीं किया, इसने क्या अप्रोप्रिएटली रिक्लासिफाई नहीं किया, क्योंकि बेटा ये करंट एसेट के शेल्टर में फॉल करेगा ना, करंट एसेट के शेल्टर में फॉल करेगा, ये नहीं किया। सिर्फ इन दो पॉइंट्स को बेटा जरा पढ़ना, इन दो पॉइंट्स को, इससे ज्यादा नहीं, इन दो पॉइंट्स को पढ़ना। कहीं ना कैसे ना बेटा अमाउंट जरूर लिख दिया करें मटीरियलिटी। बेटा नेक्स्ट जरा चेक करो, ऑडिट रिस्क या प्रीमियल बग इज नॉट ट्रीटेड एज एन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। बेटा हो सकता है आपने इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के तहत ट्रीट ना किया हो। अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज डिफाइंड एज अ component of an entity which either has been disposed of or classified as held for sale.
लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं इतना लंबा चौड़ा रिस्क लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो इम्पेयरमेंट का पॉइंट लिखो जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। सेकेंडली बेटा आपने ये वाले पॉइंट जरूर लिखना है कि आपने इसको रिक्लासिफाई नहीं किया, क्योंकि आईएएस की मेजर शर्त क्या है कि आप इसको लोअर ऑफ कॉस्ट सॉरी ये नेटबुक वैल्यू और फेवरेबल कॉस्ट टू सेल पर मेजर करोगे, वो नहीं किया और इम्पेयरमेंट नहीं किया। सेकेंडली बेटा ये जरा देख लेना, post tax profit or loss of the discontinued operation and post tax gain or loss recognized on the measurement of favorable cost to sell, ये भी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आपको नजर आना चाहिए। शुड बी प्रेजेंटेड, रिस्क ये कि शायद ना किया हो। और बेटा डिस्क्लोजर का पॉइंट है, देयर इज अ रिस्क दैट नेसेसरी डिस्क्लोजर्स आर नॉट मेड। अच्छा बेटा अगर आप ये दो पॉइंट्स भी लिख लोगे ना ये वाले अच्छे तरीके से, सही नंबर उसके पूरे। अब इधर जो बेटा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिस्पोजल ऑफ प्रीमियल बर्गर्स पोटेंशियल फॉर इमैनिपुलेशन। बेटा यहाँ पर पता है क्या लिखा हुआ है, सिंपल यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपने एक सब्सिडी बेचनी है। हो सकता है बेचने के लिए आपने इसको बहुत अच्छा शोकेस किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि हमारे अच्छे प्रॉफिट्स है ये वो वगैरह वगैरह। Further audit risk relating to the disposal of private is that results of subsidy should be manipulated, could be manipulated, more favorable to any potential purchaser. Financial information indicates that subsidy का revenue ये जो भी है इसको भी बेटा जरा पढ़े। सिंपल यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, एक और ऑडिट रिस्क ये है कि आपने इसकी एफएस को मैं ओवरस्टेट किया हुआ होगा बेटा बेचने के लिए। तो बेटा ये एक तरह से आपके पास मैनेजमेंट बायस है। बेटा जब आप रिस्क को प्रायोरिटाइज करोगे ना तो बेटा रिस्क को प्रायोरिटाइज करने के लिए व्हाट यू आर सपोज टू डू, क्वेश्चन को ऑर्डर में पढ़ो और ऑर्डर में जो आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही है वो क्रिएट कर दो, खत्म। बेटा इन्वेस्टमेंट इन पेपर, इधर आ जाए। IFRS 11 के ऊपर बात हो रही है। एक बार सबसे पहले बेटा इसको हम साथ रीड करते हैं, फिर आई वांट यू पीपल कि आपने उसको रीड करना है। देखो सबसे पहला पॉइंट तो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, द ग्रुप विल इन्वेस्टिंग 48 मिलियन इन पेपर एंड कंपनी। ये बेटा अब आपने एक चीज नोटिस की थी ना, यहाँ पर था, ये किधर गया, ये रहा। द इन्वेस्टमेंट इन पेपर एंड कंपनी इज लाइकली टू टेक प्लेस, और इन्वेस्टमेंट आपने 48 मिलियन की करनी है। 50% हमारे, 50 किसी और के, एक जेवी बन जाएगी, जॉइंट वेंचर। The group will be investing 48 million in paper and company which is material to the group, क्योंकि ये बेटा आपके थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा होगा। From the information provided, गुलाम यासीन मैं आपको एक मशवरा दूं, आप क्वेश्चन को बिल्कुल ऑर्डर में पढ़ें, बिल्कुल ऑर्डर में पढ़ें क्वेश्चन को। जो जो प्रॉब्लम आपको मेन नजर, अच्छा एक चीज याद होगी, मैंने आपको वो बताया था ना, क्या कहते हैं, एक हैंडआउट दिया था जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क लिखे थे, अपर स्पेक्ट्रम। सबसे पहले वो ढूंढे, अब वो जो आपको जिस भी सीरियल में नजर आ रहा है उसको फॉलो करो बस।
डिटेक्शन रिस्क है, मैनेजमेंट बायस है, वो जिस भी सीरियल में आपको नजर आ रहा है उसको फॉलो करना है. From the information provided, it seems that investment is a joint venture with control of paper and company shared between the group and Smithco. IFRS 11 joint as a joint venture where parties who have joint control have right to the net asset of the arrangement. IFRS 11 requires that joint venture recognizes its interest in a joint venture as an investment and shall account for that investment using equity method. IAS 28 वाला ऑडिट रिस्क क्या है? ग्रुप फेल टू अप्लाई द इक्विटी अकाउंटिंग विच में लीड टू एन अंडर या ओवर स्टेटेड वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट. बेटा की पंचलाइन क्या आपको नजर आ रही है? की पंचलाइन बेटा आपको ये नजर आ रही है IAS 28 की, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की, कि आपने इसको अंडर या ओवर स्टेट किया हुआ है. एंड इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इनकम and expenses related to joint venture in the group FS statement of financial position. Simple is that. असल कहानी तो पूरी किसकी है? IAS बताने की है. रिस्क ये कि उसको आपने फॉलो नहीं किया. अब बेटा अपनी पेज पे एक बार जरा चेक कीजिएगा, पढ़े बेटा से दोबारा. चलो बेटा अब जरा नेक्स्ट आगे बढ़े. मंडे कॉफी शॉप. बेटा यहाँ पर जरा रिपोर्टेबल सेगमेंट के ऊपर बाद में बात करेंगे. पहले तो एक काम ही करें बेटा, मंडे कॉफी शॉप के बारे में एक बार जरा इसको पढ़ें प्लीज. एक बार बेटा इसको जरा रीड कीजिएगा प्लीज. यहाँ पर तो IFRS 8 है, और एक बार जरा इसको बेटा रीड कीजिएगा. क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन बेटा. ये तो सॉल्यूशन है ना, ये क्वेश्चन है.
चलो जी, अब इसमें क्या लिखा है बेटा, ग्रुप हैज प्रीवियसली, और ये वो तमाम चीजें। इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, विच अप्रूव्ड विद द एसोसिएटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर was 43 million, which according to the group financed into the cost of construction of coffee shop, और ये 3-year license 12 of 24 hours। बेटा मुझे छोटी सी बात बताए, यहाँ पर IAS 16 आ सकता है? जी बेटा, यहाँ पर आपके पास IAS 16 आएगा। जी बेटा, इसमें आपके पास आ जाएगा IAS 16। चले बेटा, जरा ये चेक कीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस अ क्वेश्चन, और इसमें आगे जरा देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे IFRS शीट के ऊपर बेटा थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं, चेक करो। Monday Coffee drive-through capital expenditure. During there has been significant capital expenditure related to 50 drive-through coffee shops. The total amount is 43 million, of which 15 million relates to acquiring the operating licenses. The audit is related to the classification of license, the property, plant and equipment. They should be instead recognized as an intangible asset. बेटा लाइसेंस की जो आपके पास कॉस्ट है, ये इंटेंजिबल एसेट है। देयर इज अ रिस्क, आपने उसको टेंजिबल नॉन करंट एसेट में डाल दिया है, यानी कि क्लासिफिकेशन का मसला। किसका मसला बेटा? क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट देखो, दिस एरर इज मटीरियल बिकॉज हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो 1.5 मिलियन है। द एरर इज अनकरेक्टेड, तो पीपी ओवर स्टेट हो जाएगा और इंटेंजिबल एसेट अंडर स्टेटेड। ये जरा पढ़े बेटा। एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारी अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में भी फर्क पड़ेगा, एक ओवर स्टेट होगी, एक अंडर स्टेट होगी। 20 साल के ऊपर पढ़ो बेटा सभी सर जल्दी से। देयरफॉर बेटा जो ऑडिट से ग्रुप का प्रॉफिट है वो ओवर स्टेटेड हो जाएगा। नहीं सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो तो अफेक्ट होगा, ठीक है, एग्रीड, लेकिन वो रिपोर्टिंग की वजह से रेशियो इंपैक्ट होगा ना। रेशियो का बढ़ना कम होना नहीं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूं लिखो कि इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए शायद ही इस किस्म से कोई हरकतें हुई हों, ये लिखना। अच्छा अब आ जाओ बेटा, ये देखो आपके पास एक सेगमेंट है IAS ऑपरेटिंग सेगमेंट। बेटा मैंने कैसे पहचाना था इसको? यहां से ये क्या लिखा है, लास्ट लाइन, एक बार से बेटा लास्ट लाइन पढ़े प्लीज। अच्छा बेटा इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कहानी इसमें। His comment is based on the data produced from the management information system, which separately records revenue from the drive-through coffee shop so that management can assess its performance and determine the return on 43 million। बेटा सवाल,
आपके पास IFRS 8 एक होता है ऑपरेटिंग सेगमेंट और एक होता है रिपोर्टेबल सेगमेंट। सबसे पहले तो जरा ये बात जरा समझ में नोटिस में लिया है बेटा। एक होता है आपके पास ऑपरेटिंग सेगमेंट, एक होता है रिपोर्टेबल सेगमेंट। सबसे पहला पॉइंट, ये सेगमेंट क्या चीज होती है? देखिए सेगमेंट कहते हैं एक टुकड़े को। किसको कहते हैं? टुकड़े को। तीन बातें मेरी ध्यान में रखना। हर वो सेगमेंट एक रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट है जिससे सेपरेट रेवेन्यू और जिससे सेपरेट कॉस्ट भी इनकर हो रही हो, उसकी अलग से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो, और उसके रिजल्ट्स रेगुलरली कोई चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रिव्यू कर रहा हो, CODM। वो तीन चीजें मीट होंगी तो आपका जो सेगमेंट है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अब ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या चीज है बेटा? ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है? इसका मतलब ये है कि तीन चीजें मीट होना जरूरी होती है। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट क्या है बेटा? पॉइंट्स, एक रूल आता है 10% रूल। सबसे पहले जरा मेरा पॉइंट जरा तवज्जो बेटा समझिएगा क्या है बेटा। एक रूल आता है जिसको कहते हैं 10% रूल। अब उस 10% रूल में पता है क्या है? कि आपके उस सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस, हो सकता है लॉस भी तो हो रहा हो। क्या हो रहा है बेटा? प्रॉफिट या लॉस। बेटा चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, पता नहीं। एक होता है रेवेन्यू वाला। ये सारी चीजें कंबाइंड ऑपरेटिंग स्टेटमेंट से 10% एक्सीड होनी चाहिए। है समझ में? तो बेटा अगर फॉर एग्जांपल उस रिपोर्टेबल सेगमेंट का रेवेन्यू 10% से ज्यादा है या 10% है, किसका? कंबाइंड रेवेन्यू। मिसाल के तौर पे बेटा यहाँ जरा देखिएगा 10% रूल। मेरे पास है एक ऑपरेटिंग सेगमेंट 1, ऑपरेटिंग सेगमेंट 2, ऑपरेटिंग सेगमेंट 3। इसका जो रेवेन्यू है ना, इनके रेवेन्यू से 10% ज्यादा होना चाहिए। जी बेटा बात समझ में, सिर्फ इसका रेवेन्यू इनके रेवेन्यू से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर इसका रेवेन्यू आ रहा है फॉर एग्जांपल 10, इसका आ रहा है बेटा आपके पास लेट से 80, इसका आ रहा है बेटा आपके पास लेट से 20, और इसका 10, 80, 20, 100, 110, 110 हो गए। लेकिन सिर्फ इसका जो है ना बाकी सब के मुकाबले में ज्यादा है। ठीक है बेटा। अब जरा पॉइंट सुनिएगा, इसका मैं आंसर बेटा डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, according to the group finance director, revenue from the new drive coffee shall almost of the increase in the revenue. The financial information shows that जो भी है revenue from the drive-through coffee shop including the reportable segments। बेटा ये ऑपरेटिंग सेगमेंट के बारे में जरा सबसे पहले बताएं।
अच्छा जी बेटा, सबसे पहला पॉइंट तो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट, तीन बातें बेटा आपने जहन में रखनी है जो ऑपरेटिंग सेगमेंट की रिलेटेड होती हैं। बेटा इसको जरा जहन में बिठा लो अपने पास। ऑपरेटिंग सेगमेंट के तीन शर्तें मान लो। बेटा एक ऐसा कंपोनेंट है अलग से which engage in business activities from which it may earn revenue और incur expenses। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताऊं बेटा, जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग टीएस है, ठीक है, टीएसए में यहाँ पर हमारी क्लासेस चल रही है, फिजिकल ऑनलाइन जो भी है। एक टीएसए का एक अलग से प्लेटफॉर्म भी है जो बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तबानीज अकेडमी, ठीक है ना। उसमें सेपरेट खर्चा लगता है, उसके खर्चों को सेपरेट रखा हुआ है तो टीएसए के शेल्टर में ही, लेकिन उस टुकड़े की आमदनी वाली जो चीज है उसको क्या रखा है, सेपरेट रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे उसका एक सेपरेट वो आ रहा है आपके पास, क्या कहते हैं, सेपरेट खर्चा लग रहा है, सेपरेट उसकी वो आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है जो प्योर रिकॉर्डेड में जाती है, उसमें ये लाइव वाली बात नहीं है, अदर देन कोई क्वेरीज वगैरह। और बेटा उसके जिसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रिव्यूड रेगुलरली बाय सीओडीएम, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, और जिसकी अलग से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बेटा ये आपके पास क्या है, एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है, लेकिन आईएफआरएस 8 ये कहता है कि अगर एक एंटिटी का ऑपरेटिंग सेगमेंट है उसको अलग से रिपोर्ट करो। IFRS 8 requires an entity to report financial and descriptive information about this reportable segment. Reportable segment are operating segment or aggregation of operating segments which meet criteria, including that its reported revenue is 10% or more of combined revenue of all operating segments. सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स मिलाओ, सिर्फ उसका सबसे 10% से ज्यादा होना चाहिए या 10% भी हो। It seems that drive-through coffee shop should be treated as a reportable segment, given that discrete information is available. बेटा ये मुझे कैसे पता लगा, ये देखो ये लिखा हुआ है इसमें, अलग से परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है इसकी, अलग से तमाम मामलात इसके हैं। इस वाली लास्ट वाली लाइन से हमें पता लगा कि IFRS 8 लगेगा इसमें। The audit risk is that disclosure is not provided. Simple. रिस्क कितना सा लिखा हुआ होता है और जिसकी वजह से नोट्स इनकम्प्लीट है। रिस्क कितना सा लिखा होता है, लेकिन असल चीज क्या, पूरी की पूरी अकाउंटिंग है इसमें आपके पास। चलिए जी बेटा, नेक्स्ट वन गवर्नमेंट ग्रांट। और बच्चों जरा देखिएगा गवर्नमेंट ग्रांट में क्या लिखा हुआ है, ये रहा 20 मिलियन है बेटा आपके पास गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, और पूरा का पूरा आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में शामिल, यानी कि इनकम ट्रीट कर लिया आपने इसको। कंडीशन, द ओनली कंडीशन अटैच्ड टू द गवर्नमेंट इज हाफ ऑफ द अमाउंट मस्ट बी यूज्ड टू अपग्रेड द एग्जिस्टिंग एसेट्स। बड़ा कंडीशन है ना, इन्होंने सबका सब जो वो कैपिटल वो कर दिया, इनकम ट्रीट कर लिया। इतना लंबा चौड़ा है बेटा, ये देखो। द ग्रुप रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 20 मिलियन विच इज मटीरियल। अच्छा जब कभी भी बेटा आप बात करते हो ना, सुनो मेरे अल्फाज पर गौर करना बेटा, जब कभी भी आप बात करोगे ना रिलेटेड टू दिस थिंग, तो आपने करना पता है क्या है, आपने मटीरियलिटी को रेफर जरूर करना है। किसको रेफर करना है बेटा, मटीरियलिटी को, यू मस्ट हैव टू रेफर दैट। In addition, if the 20 million received had not been recognized, the recognition, the grant is accounted for। इतना लंबा चौड़ा है बेटा, आप इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे, आपने सिंपल इतना लिखना है 20 मिलियन का ग्रांट है जो कि हमारे एक थ्रेशोल्ड लेवल को मीट कर रहे हैं। फिर आइए इस 20 के बारे में बताओ। recognize in P&L on a systematic basis over time।
The two parts grant should be accounted for separately. Deferred है, the part of the grant promotion activity should be recognized in P&L in the same period. लंबी चौड़ी तरीके से इन्होंने समझा हुआ है, पढ़ना बेटा इसको जल्दी से। अच्छा, यहाँ पर बेटा एक और चीज पता है क्या नजर आती है, देखो एक और रिस्क ये कि एक और प्रॉब्लम ये नजर आती है। अच्छा, एक तो बेटा ऑडिट रिस्क ये, इसको जरा वेट करना, इसको वेट कीजिएगा। एक और रिस्क आपको ये नजर आता है, मैक्सिमम अमाउंट लाइबिलिटीज आपने अंडरस्टेट कर दिया, क्योंकि सबका सब आपने डिस्क्लोज लाइबिलिटी की वजह आपने इनकम ट्रीट कर दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क आता है गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर, और ये पता है क्या है कि अगर गवर्नमेंट की कंडीशन आपने मीट नहीं की तो बेटा इसका भी आपको एक प्रोविजन रखना चाहिए कि दैट देयर आर चांसेस कि आपने गवर्नमेंट की कंडीशन मीट नहीं की है और आपको ये पैसे वापस देने पड़ जाए। इन दैट केस बेटा प्रोविजन की जरूरत पड़ती है, शायद आपने ना किया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोलेट करके रिस्क लिखा हुआ है इन्होंने। जी जी, नहीं नहीं बेटा सुहेब, ये वाला रिस्क आपने लिखना है। देखो जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ से पढ़ें, सो इट्स नेसेसरी, इसके अलग से नंबर है क्योंकि हम ये IS 37 के ऊपर चले जाएंगे ना यहाँ पे। और बेटा लास्ट में जरा पढ़े, एक्सक्यूज मी, ये तो खैर वो ये बात होगी इसमें। अच्छा बेटा आ जाए जरा नेक्स्ट में। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2, बेटा ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, बेटा ये जो आपके पास
एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, इसके बारे में मैं जरा आपसे बात करूं। ये देखो रिक्वायरमेंट नंबर 2, आइडेंटिफाई द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच शुड बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम मैनेजमेंट in order to effectively audit the disposal of Primal burgers and explain why this information is required. 4 marks, सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन ऐसी। बेटा इसका मैं आपको एक बेहतरीन आंसर बताऊं, effective audit disposal of Primal burgers company। बेटा प्रीमियल बर्गर्स कंपनी को आप क्या कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो केस में नहीं है। नंबर 2, आपको उसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है। वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो केस में नहीं, जैसे देखो डिस्पोजल ऑफ प्रीमियल बर्गर्स ना, इसका मैं पैराग्राफ ओपन कर लेता हूँ। ये रहा बेटा, ये देखो, partly to provide some of the finance needed for restructuring and partly because of its declining revenue। बेटा इसको जरा पढ़े तो चेक करो बेटा, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है और कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है। बेटा दिमाग में वो चार चार पांच बातें लेकर आए जो केस में नहीं गिवन है। तो डेफिनेटली हमने उन चीजों के ऊपर बेटा इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पार्टली टू प्रोवाइड some of the finance needed for the restructuring and partly because of its declining revenue, the group is planning to dispose of Primal Burgers company. The board approved this disposal। ठीक है, बोर्ड अप्रूव्ड, इंफॉर्मेशन मिली है ना, तो आपको क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, चलो बात करते हैं। When the due diligence has been carried by Usami and Company, a firm of chartered accountants, Usami conducted an independent review of the company's financial position, जो भी, at several potential buyers have expressed an interest। बेटा आप इसको सेल आउट कर रहे हो, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा आपको चाहिए होगी, कितने रुपए की सेल कर रहे हो, नहीं लिखा हुआ ना, किसको सेल करो, कोई कोटेशन वगैरह कोई बिड आई है आपके पास, ये ये जो इंडिपेंडेंट रिव्यू जिसने किया हुआ ड्यू डिलिजेंस, उसने क्या आपको बताया है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताए, हाँ उसके बारे में बेटा कोई इन्फॉर्मेशन आप बताया हमें, क्या आपने किस किस को ये वो किया है। बेटा सुनो, पोटेंशियल बायर कौन है, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट में क्या लिखा है वो आपको चाहिए। आपको बेटा क्या चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या सोच के वो किया है, मतलब उनकी मिनट्स भी चाहिए बेटा आपको कॉपी के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखो बेटा पॉइंट, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए प्रेमल बर्गर्स का, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कितने रुपए की बेच रहे हो, यस, तो बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमें जरूरत पड़ेगी, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन। लेकिन बेटा सिर्फ ये नहीं है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ ये भी बताना है, बेटा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ ये भी बताना है कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा आपके लिए क्यों जरूरी है।
बेटा मैं इसका आंसर ओपन कर रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखें। और एडिशनल इंफॉर्मेशन वो होती है जो केस में गिवन नहीं होती। एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्लान द ऑडिट ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रीमियर बर्गर्स। देखो बेटा पहला क्या लिखा है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू असर्टेन, ये जब टू से स्टार्ट हो रहा है ना, टू से जहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, ये इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। To ascertain the detail of amounts recognized, this will assist the audit team in planning the audit of compliance and to confirm materiality of balances involved. ये इंफॉर्मेशन है और आगे उसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पढ़ो बेटा यहाँ पे, दिस वन, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंस है। ये इंफॉर्मेशन है, पढ़ो बेटा इसको। बेटा पढ़े इसको, जरा रीड करें। एडिशनल इंफॉर्मेशन की आपको क्यों जरूरत है, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और जरूरत क्यों है? अच्छा बेटा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम पता है किस लिए ले रहे हैं, कि हमारे ग्रुप के ऊपर इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्रुप ऑडिट पर इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
जी बेटा, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े। इन इंफॉर्मेशन की जरूरत है और क्यों है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन वर्बली बताई थी और इसके बेटा प्रॉपर आंसर्स हैं। अच्छा बेटा, आप आ जाए जरा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, क्या लिखा है, डिजाइन द प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स। बेटा कभी भी यहाँ पर आपके पास ट्रिपल ए के अंदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नहीं लिखे जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, ऑडिट प्रोसीजर, आप जानते हैं किस तरीके से। अब इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, डिजाइन द प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ classification of 48 million investments and government grant received in जनवरी 2005। 8 मार्क्स है, 4 नंबर इसके, 4 इसमें आपके पास। क्लासिफिकेशन ऑफ 48 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन पेपर्स एंड कंपनी और गवर्नमेंट ग्रांट। बेटा 48 मिलियन जो है वो आपके पास इन्वेस्टमेंट मिली हुई है पेपर एंड कंपनी की, और इसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, जब ये क्लासिफिकेशन हुआ है ना, इसमें 4 प्रोसीजर्स लिखने, इसमें सिंपल सिंपल 4 प्रोसीजर्स। अब जैसे लेट से फॉर एग्जांपल बेटा, लेट से फॉर एग्जांपल अगर आपने ये अमाउंट्स, जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं बेटा, आप ऑडिटर है ना, तो ऑडिटर बन के सोचेंगे सबसे पहला पॉइंट तो आपने अकाउंटिंग भी सोचनी है। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी बात का जरा जवाब दीजिएगा बेटा, आपने इसकी इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है क्लासिफाई, सही है। बोर्ड मिनट्स देखोगे, बोर्ड मिनट्स चेक करना जरूरी है, उनका अप्रूवल था या नहीं था। जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने परचेज किए उसकी कोई लीगल कार्रवाई हुई होगी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो आपने चेक कर लेनी है। ठीक है बेटा, आपने मीटिंग भी चेक करनी है अपने ग्रुप और स्मिथ के साथ, क्योंकि आप और स्मिथ 50-50% की जेबी बना रहे हो यहाँ पे, ज्वाइंट वेंचर्स, तो उसके साथ आपने मीटिंग जरूर चेक करनी है। मैनेजमेंट, अच्छी सारी चीजें जो है ना, बोर्ड मिनट्स, ये तमाम चीजें। और अगर आप चाहे तो एक बार ये भी जरूर चेक कर लेना बेटा कि ये इक्विटी, जो एसोसिएट IS 28 है उसके तहत आपने पास इक्विटी मेथड से किया या नहीं, कि वो आप लिखते हो कि नहीं। आए बेटा फटाफट क्विकली क्विकली, ये आपके पास प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन पेपर्स एंड कंपनी, 1 2 3 4, इसके अलावा इन्होंने लिखे भी नहीं है, ये रहे छोटे छोटे अमाउंट्स है। ये ना बेटा, एक्सक्यूज मी, प्लीज रीड दिस थिंग वेरी थोरोली। ओके ओके, देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है ऑब्टेन द लीगल डॉक्यूमेंटेशन supporting the investment and agree the details of the investment, the date of investment, amount paid, number of shares, voting rights, ये तमाम चीजें। रिव्यू द बोर्ड मिनट्स, बेटा बोर्ड मिनट्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है टू कंफर्म द अप्रूवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मिनट्स ऑफ रेलिवेंट मीटिंग्स, हाँ, मीटिंग बिटवीन द ग्रुप एंड द स्मिथ कंपनी टू कंफर्म द कंट्रोल इज शेयर्ड बिटवीन द टू इन्वेस्टर्स, और obtain the documentation such as paper, organizational structure to confirm group has successfully appointed, ये आपके पास इक्वल पावर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय स्मिथ कंपनी, यानी कि दोनों के पास बेटा इक्वल पावर्स हैं।
बेटा अब जरा देखो, फॉर 7 marks, using the notes from audit committee phone call in exhibit number 5, discuss any ethical issues relevant to the group audit and recommend the appropriate actions to be taken by the firm. बेटा recommend the appropriate action, इसका मतलब कि आपके पास safeguards, डिस्कस करना एथिकल इश्यूज। बेटा एग्जिबिट नंबर 5 पे आ जाओ। ये बेटा एग्जिबिट नंबर 5 आपके पास, नोट्स फ्रॉम द ऑडिट कमेटी कॉल, ये पढ़ो और यहां तक है बेटा एग्जिबिट नंबर 5। स्टार्ट करो बेटा, इसको रीड करना शुरू करो। अच्छा बेटा इसमें क्या लिखा है, द ग्रुप ऑडिट कमेटी is looking to appoint a firm of professional accountant to perform corporate finance work in relation to the planned group restructuring. The audit committee understands that Square Inc. company cannot provide this non-audit service as it would create a significant threat to auditor objectivity. However, the audit committee has asked if our firm can recommend another firm to perform the work. Following the call, the managing partner has suggested that firm recommend Ranger Associate, an unconnected firm, to carry out the work. If Ranger Associate is appointed, Square will charge fee, referral fee। मतलब ये पता है क्या है, ये कह रहे खुद नहीं आ रहे, किसी को रेकमेंड कर दो, कमीशन ले लेना। तो 10% जो है ना उसकी फीस का कमीशन चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बेटा हमारी जो फर्म है वो खुद ये कोई नॉन ऑडिट काम नहीं कर रहे, हमारी जो फर्म है वो खुद कोई नॉन ऑडिट काम नहीं कर रही है, किसी और को रेफर कर रहे हैं, तो बोला भाई कमीशन ले लेना। In addition, an audit is asked to work with the group internal audit team to design internal control over the part of the accounting system। और ये चीजें बेटा यहाँ पर ये बन जाएगा तुम्हारे पास सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, ये बन जाएगा आपके पास सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। सेल्फ इंटरेस्ट क्यों, पैसा मिल रहा है भाई, किसी को भी मुंह उठा के आपने रेफर कर दिया, भाई मेरे से नहीं इससे करा लो। और काम को डिजाइन करने के लिए, अगर आप काम को डिजाइन कर रहे हो और बाद में उसको टेस्ट करोगे, बाद में अगर आप उसको टेस्ट करोगे, डिजाइन करो बाद में टेस्ट करोगे, तो फिर क्या होगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। तो बेटा ये रेफरल फी वाले चक्कर छोड़े, ये कमीशन बेस वाले काम नहीं आपको करने, और डिजाइन में आपको हिस्सा लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपको काम ही नहीं करना है। ठीक है बेटा, सो दैट इज आई थिंक, और डिस्कशन टोन में जो है ना इसका आंसर लिखना है। बेटा क्विकली इसका जरा आंसर पढ़ ले बेटा। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर गवर्नमेंट ग्रांट का मैंने इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बेटा ऑलरेडी हमने एक आध किसी केस में किया हुआ था। एथिकल इश्यू को बेटा जरा पढ़े तो अपनी तौर पे, और कंक्लूजन आपने दे देना बेटा। रेफरल फी, सेल्फ इंटरेस्ट रेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा, ये सेल्फ इंटरेस्ट रेट है।
कोर्ट ने आपको मना नहीं किया रेफर करने के, लेकिन पैसे लेना इज सेल्फ इंटरेस्ट राइट बेटा। अच्छा बेटा, ये जो आपके पास सेफ गार्ड्स है ना, डिस्क्लोज टू द ग्रुप इन राइटिंग कि हम ये किसी को रेफर करने की फीस ले रहे हैं, और ऑब्टेनिंग एडवांस एग्रीमेंट फ्रॉम द ग्रुप दैट एग्रीमेंट इज अरेंजमेंट इज एक्सेप्टेबल। उनकी ऑडिट कमेटी से बेटा आप एग्री करवाओ कि ये काम हम कर रहे हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं है। और नेक्स्ट आ जाए इंटरनल ऑडिट है बेटा, तो आपके पास सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, क्योंकि सब्सिक्वेंट ऑडिट्स में आपने इंटरनल ऑडिट का काम को यूज भी करना है और आपने काम चेक भी करना है, और ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल को डिजाइन करवाना। पोलाइटली आपने डिक्लाइन कर देना रिक्वेस्ट को। जितने अच्छे तरीके से कोड और डिस्कसिव टोन में प्योर थ्योरेटिकल तरीके से आपने अपनी इस चीजों को लिखना है, उतने अच्छे बेटा आपको यहाँ पर फिर मार्क्स वगैरह मिलते हैं। बेटा जस्ट हैव अ वेरी क्विक लुक ऑन दिस थिंग। देखिए बेटा, ये हुआ आपके पास ये इंटरनल ऑडिट, और फिर बेटा ये इसका कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन में पता है क्या, जो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था उसी का पास्ट टेंस बन जाएगा। जो इंट्रोडक्शन दिया था बेटा उसी का क्या बन जाएगा, पास्ट टेंस, कि इस ब्रीफिंग नोट में ये चीजें शामिल थी, ये चीजें शामिल थी करके चीजें। बेटा इससे में आपको अच्छे तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। बाकी कल मुलाकात करते हैं बेटा 6 बजे और सेम टाइमिंग पे ऑनलाइन ही। और कल का क्वेश्चन बेटा हो सकता है मैं एडवांस में बता दूं, गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन है डाली कंपनी का, DALEY, बल्कि अभी देख ही लो। बेटा ये क्वेश्चन है डाले कंपनी का, ये गोइंग कंसर्न के ऊपर है। इसको आप जरा ना पढ़ के बैठ जाइएगा, गोइंग कंसर्न के ऊपर है, इसके ऊपर जरा बात कर लेंगे। इसको नोट कर लेना, जरा पहले से पढ़ लेना ताकि हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से डिस्कशन वगैरह कर लें, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन गोइंग कंसर्न। लेट मी कंफर्म, यही है ना। हाँ जी बेटा, ये डाले कंपनी वाला। तो ये जो बेटा सवाल है मैंने देख लिया है, दिस इज द क्वेश्चन। ये आप कल की क्लास में बेटा पढ़ के बैठिएगा, डाले कंपनी और गोइंग कंसर्न है। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, सो विल सी इट इंशाल्लाह। और सेकेंडली हाँ बस ठीक है, इसी को पढ़ के बैठेगा कल 6 बजे, ठीक है, 6 o'clock ऑनलाइन। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज।